एक मनोहर नाम का बहुत मेहनती बुनकर अपनी मूर्ख और घमंडी पत्नी के साथ रहता था। मनोहर की कारीगरी बहुत अच्छी होने के कारण उसके सिलाए हुए कपड़ों को अच्छे दाम मिलते थे। उसकी कपड़े बुनने की मशीन पूरी लकड़ियों से बनी थी। एक दिन बहुत बारिश होने के कारण उसके दुकान में पानी भर गया और उसकी कपड़े बुनने की मशीन पानी में डूबकर खराब हो गई। ओहो, मशीन की लकड़ियां तो खराब हो गई। अब मुझे नई लकड़ियां लाकर इसे ठीक करना पड़ेगा। लकड़ियां लाने के लिए मनोहर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलता है। मनोहर जंगल में मजबूत और लंबी लकड़ियों वाला पेड़ ढूंढने लगता है। जंगल में बहुत घूमने के बाद भी उसे अच्छा पेड़ नजर नहीं आता। घूमते घूमते उसकी नजर नदी स्थित एक पेड़ पर गई जो बहुत ही लंबा और घना था। ये अच्छा पेड़ है। इसके लकड़ियों से मेरी मशीन के सारे उपकरण बन जाएंगे। मनोहर ये सोचकर कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर मारने के लिए उठता है और तभी पेड़ से आवाज आती है। रुको मानव। कौन है? मानव, मैं देव हूँ। मैं इस वृक्ष पर आनंद से रहता हूँ और नदी के किनारे शीतल हवा का आनंद लेता हूँ, और वैसे भी वृक्ष काटना उचित नहीं है। मैं भी लाचार हूँ प्रभु। इस पेड़ की लकड़ियाँ मेरे मशीन के लिए अच्छी है। लकड़ियों के बिना मेरे मशीन के उपकरण नहीं बनेंगे और मेरा कपड़ा नहीं बुनेगा। प्रभु, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, इसलिए मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने के लिए विवश हूँ प्रभु। अगर ऐसा है तो तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूंगा। केवल तुम इस वृक्ष को मत तोड़ो। प्रभु, यदि यही बात है तो मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय चाहिए। मैं मेरी पत्नी और मित्र से सलाह करके आपसे वर मांगूंगा। ठीक है मानो, मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। यह कहकर देव अदृश्य हो गए। मनोहर अब जल्दी जल्दी घर जाने लगा। गांव में जाते ही मनोहर की भेंट अपने मित्र नाई से हुई। अरे मित्र, क्या हुआ? बड़ी सोच में दिखाई देते हो। घर में सब ठीक है ना? क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरी बुनाई की मशीन कल पानी में खराब हो गई। अब मनोहर उसके दोस्त नाई को जंगल में घटी सारी घटना विस्तार से बताता है। अब तुम ही बताओ, मैं भगवान से क्या वर मांगू? क्या बात कर रहे हो? सच में? हाँ मित्र, ये सच बात है। यदि ऐसा ही है तो तुम एक राज्य मांग लो। तुम उस राज्य के राजा बन जाना और मैं राज्य का मंत्री बन जाऊंगा। हम सब सुख में रहेंगे। मनोहर ने अपनी पत्नी की सलाह लेकर अपना वरदान निश्चित करने की बात नाई से कही। मित्र, तुम्हारी पत्नी बहुत ही घमंडी और मूर्ख है, ये तुम्हें भी पता है, और ऐसी स्त्री को किसी भी निर्णय में समाविष्ट करना ठीक नहीं है। घमंडी और मूर्ख स्त्री को सुख साधन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता है। मनोहर ने फिर भी अपनी पत्नी से सलाह करने के बाद ही अपना निर्णय लेने का विचार प्रकट किया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मनोहर घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। आज मुझे जंगल में देव मिले थे। उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है। नाई की सलाह है कि एक राज्य मांग लो। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या मांगना चाहिए? राज्य शासन का काम कष्टप्रद होता है। राजा बनने के बाद उसे बहुत सारे काम होते हैं और वो संसार के लिए वक्त ही नहीं दे पाता। ऐसा हीरो से भरा मुकुट किस काम का, जो बहुत सारी मुश्किलों को साथ ले आए। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात तो सच है। भगवान राजा राम को और राजा नल को भी राजा बनने के बाद कौन सा राज्य का सुख मिला था, और क्या पता हमें भी राज्य का सुख मिले या ना मिले। मगर ये प्रश्न है कि अगर राज्य ना मांगा जाए तो हमें क्या मांगना चाहिए? तुम अकेले ही जो 2 हाथों से कपड़ा बुनते हो, उससे हमारी गृहस्थी अच्छी चलती है। यदि तुम्हारे 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो जाए और एक सर की जगह 2 सर आ जाए तो तुम्हारा कपड़ा बुनना डबल हो जाएगा और हमारा मुनाफा भी ज्यादा हो जाएगा। इससे हमारा समाज में मान बढ़ेगा। मनोहर को यह बात पसंद आती है। अब वो जंगल में पेड़ के पास जाता है और वहां भगवान प्रकट होते हैं। आओ मानव, बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे 2 सिर और 4 हाथ चाहिए। मानव, तुम 2 सिर और 4 हाथों का क्या करोगे? प्रभु, इससे मेरा समाज में मान बढ़ेगा और ज्यादा कपड़े बुनकर मैं दुगना पैसा कमाऊंगा। भगवान मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मानव की बुद्धि कुछ भी मांग सकती है। तथास्तु। भगवान मनोहर को वरदान देकर लुप्त हो जाते हैं। अब मनोहर को 2 सिर और 4 हाथ आ जाते हैं। मनोहर गांव में जाता है तो छोटे छोटे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। सभी लोग भी मनोहर का ये रूप देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी गांव के 4-5 लोग लकड़ियां लेकर आते हैं और मनोहर को बहुत मारते हैं। उन लोगों की मार खाकर मनोहर बेहोश पड़ जाता है। यह बात उसकी पत्नी को पता चलती है। वो तुरंत उसे देखने वहां पहुंचती है और मनोहर को बेहोश पड़ा देख रोने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें निसर्ग के विपरीत कोई काम नहीं करना चाहिए और जितना है उसी में खुश रहना चाहिए।
विलासपुर गांव में पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई है। गांव के किसान बेहाल हैं। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। हमें लगता है गांव छोड़ के शहर चले जाना चाहिए। कुछ ना कुछ काम धंधा मिल ही जाएगा। अरे भाई, अपना घर जमीन छोड़ के कोई पराई जगह जाता है क्या? तो आप ही बताइए, गुजारा कैसे करें? कुछ उगाएंगे नहीं तो परिवार को क्या खिलाएंगे? ये सारी चर्चा सुनने वाले गांव के बुजुर्ग सुखदेव एक सलाह देते हैं। मुझे लगता है वरुण राजा को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी पूजा और हवन कर लेना चाहिए। हाँ, सुखदेव भैया ठीक कह रहे हैं। सभी लोग पूजा और हवन करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, 10 दिन बाद गांव में छोटी सी पूजा और हवन कर लेंगे। उसी रात सुखदेव का पोता शरद शहर से गांव आता है। शरद शहर में साइंस की पढ़ाई कर रहा है। सुखदेव उसे गांव का हाल बयां करता है। बस अब सब कुछ वरुण राजा की कृपा पर निर्भर है। दादाजी, पापा ने कुछ पैसे भेजे आपके खर्चे के लिए। हाँ बेटा, मैंने कल ही फोन किया था बबलू को। दादाजी, यह सूखे की वजह से इतनी परेशानी है तो आप हमारे साथ शहर क्यों नहीं चलते? नहीं बेटा, पूरी जिंदगी गुजर गई इसी गांव में। अब आखिरी सांस भी यही लूंगा। बस इस सूखे पर कोई इलाज मिल जाए। शरद दादाजी की बात सुन के सोच में पड़ जाता है। दूसरी सुबह दादाजी शरद को उठाने जाते हैं, लेकिन शरद अपने बिस्तर पर नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये लड़का? कुछ देर बाद 2 गांव वाले सुखदेव के घर आते हैं। सुखदेव चाचा, ये आपके पोते को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है भाई? चलिए हमारे साथ खुद ही देख लीजिए। सुखदेव गांव वालों के साथ अपने खेत पर जाते हैं और वहां का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। शरद, ये क्या कर रहे हो बेटा? दादाजी, मैं पानी जमा करने के लिए यहाँ छोटा सा तालाब तैयार कर रहा हूँ। तालाब बना रहा है ये। ये क्या मजाक कर रहे हो भाई? पिछले 3 साल से यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी है। ये शहर के लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं। बेटा, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो बेवजह? बारिश नहीं आई तो तुम्हारे सारे परिश्रम बेकार हो जाएंगे। सुखदेव और गांव वालों की बातें सुनकर शरद सिर्फ हल्के से मुस्कुराता है। दादाजी, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा ना? कोशिश करने में क्या बुरा है? शरद की बात को गांव वाले हंसी मजाक में लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो मैं कल 2 लोग और तुम्हारी सहायता के लिए भेजता हूँ। हाँ दादाजी, वो बहुत अच्छा होगा। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शरद 2 मजदूरों की मदद से एक छोटा सा तालाब खोद लेता है। एक तरफ सुखदेव अपने पोते की मेहनत देख रहा है और दूसरी तरफ गांव वाले उस पर हंस रहे हैं। सुखदेव के पोते का दिमाग खराब हुआ है। वरुण देवता के साथ साथ उसके लिए भी पूजा करवाते हैं। गांव वालों की बातें सुन के सुखदेव को बुरा लगता है। उस रात अचानक बादल गरज उठते हैं। धुआंधार बारिश होने लगती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं। दूसरे ही दिन गांव वाले नुक्कड़ पर जमा होते हैं। रात की बारिश की वजह से सारे खुश हैं। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली। इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हाँ, लेकिन कल रात की बारिश की वजह से सिर्फ ऊपर ही जमीन गिली हुई है। नीचे की मिट्टी सूखी की सूखी है और अब फिर बारिश कब होगी पता नहीं। अब जुताई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर से बारिश नहीं हुई तो बोवाई करना मुश्किल होगा। तभी सुखदेव और शरद वहां पहुंचते हैं। लेकिन हम हमारे खेत में दोनों कर सकते हैं। सब लोग आश्चर्य से शरद को देखते हैं। वो कैसे बेटा? चलिए हमारे साथ। सब लोग सुखदेव के खेत पहुंचते हैं और वहां पानी से भरा तालाब देख दंग रह जाते हैं। ओह, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं चाचा, बस मैंने थोड़ी आगे की सोची और आने वाला कल अच्छा बनाने के लिए आज कोशिश की। सही कहा तुमने बेटा। इतने पानी में सुखदेव आराम से खेती कर सकता है। वाह बेटा, लोगों के तानों ने तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं किया। सरपंच जी की बात सुन के बाकी के गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। काश हमने भी हमारे खेतों में तालाब खोदा होता। अब पता नहीं कब बारिश होगी भी या नहीं। मेरे पोते ने आज हमें ये सीख दी है कि कल अच्छा बनाना है तो आज पे काम करो। खराब परिस्थिति के बारे में सिर्फ सोचते बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो तो एक ना एक दिन बदल ही जाएगी। और हाँ, हमें उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए तैयार भी रहना जरूरी है। शाबाश बेटा, आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी। सारंगपुर में रहने वाला कुमार अब कॉलेज जाने लगा था।
कुमार पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत की वजह से उसके माता पिता चिंतित रहते थे, और वो आदत थी किसी को भी बेवजह परेशान करना और उसका आनंद उठाना। बेटा कुमार, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उस गरीब कीड़े को। नहीं बाबूजी, देखिए ना कितना मजा आ रहा है। कुमार, अब तुम बड़े हो गए हो, किसी को बेवजह परेशान करना बुरा है बेटा। हाँ माँ, लेकिन अभी मैं छोटा हूँ, और बड़ा हो जाऊंगा तो ये आदत छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। ये कुमार का हमेशा का जवाब था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। कॉलेज का समय हो रहा है, निकलो अब। हाँ, निकलता हूँ। चलो चलो, देर हो रही है। हाँ, वरना क्लास के बाहर मुर्गा बना के खड़ा करेंगे टीचर। हाँ, और पिंकी ने तुम्हें वैसे देख लिया तो शट अप, साइकिल चला। तभी कुमार की नजर सड़क के किनारे खड़े एक मोटरसाइकिल पे जाती है। आसपास कोई दिख नहीं रहा। कुमार को फिर से मस्ती करने की सूझती है। सुनो, जरा मस्ती करते हैं। अब क्या करना है तुम्हें यार, लेट हो रहा है हमें। वो देखो कितनी भारी बाइक है ना, इतना अच्छा मौका हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। क्या करोगे तुम? पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डरपोक, यहाँ कोई नहीं है। इस बाइक का मालिक शायद झाड़ी में नेचर्स कॉल के लिए गया है। कुमार चुपके से जाके बाइक के पिछले टायर की हवा निकाल देता है और तीनों दोस्त थोड़ी दूरी पे झाड़ियों में जाके छुप जाते हैं। यार, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो आदमी किसी अर्जेंट काम से बाहर जा रहा होगा तो? चिल डूड, अर्जेंट होता तो रास्ते में रुकता नहीं। कुछ समय बाद एक नौजवान झाड़ी से बाहर निकलता है और बाइक के यहाँ पहुँचता है, और बाइक का पिछला टायर पंचर देख परेशान हो जाता है। अरे यार, ये क्या हुआ? ओह शिट, अब मैं प्रिया से मिलने वक्त पर कैसे पहुंचूं? अब तो मेरी शादी होने से रही। यहाँ झाड़ियों में तीनों दोस्त हंस रहे हैं। देखा, कोई अर्जेंट काम नहीं था उस बाइक वाले को, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। कई बार समझाने के बाद भी कुमार के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। एक दिन कुमार के नाना जी उनके घर कुछ दिन रहने आते हैं। कैसे चल रहा है सब कुछ रेवती बेटा? जी बढ़िया है पिताजी। और हमारा लाडला नाती कुमार कैसा है? उसी की थोड़ी चिंता है पिताजी। रेवती अपने पिताजी को कुमार के बर्ताव के बारे में बताती है। तुम टेंशन मत लो, वक्त के साथ साथ आ जाएगा उसमें बदलाव। एक दिन कुमार और नाना जी गाँव में घूमने निकलते हैं। तो कुमार, कॉलेज लाइफ कैसे लग रही है? यूनिफॉर्म नहीं, टीचर की डांट नहीं। हाँ नाना जी, बहुत मजा आ रहा है। हर रोज नए कपड़े, लेकिन यहाँ भी लेट होने पर मुर्गा बनाते हैं। ओ सच में? शायद टीचर्स को लगता होगा तुम अभी भी बड़े नहीं हुए हो। सब बड़े अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कभी हमें बड़े बनाते हैं या कभी छोटे। चलते चलते दोनों एक मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर बिल्कुल खाली है। बाहर सीढ़ियों के पास जूतों की एक जोड़ी है। शायद कोई एक आदमी अंदर गया है। कुमार को मस्ती करने की इच्छा होती है। नाना जी, अगर हम ये जूते कहीं छुपा दे तो कितना मजा आएगा ना। लेकिन क्यों बेटा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? आनंद नाना जी, आनंद। जब वो आदमी उसके जूते के लिए परेशान हो जाएगा, रोएगा, तब सोचिए हमें कितना मजा आएगा। नाना जी समझ जाते हैं कि यही सही मौका है कुमार को अच्छी सीख देने का। कुमार, आज कुछ अलग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नाना जी कुमार को 10 रुपए के 6 सिक्के देते हैं और उस आदमी के हर जूते में 3-3 सिक्के रखने के लिए कहते हैं। नाना जी, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। देखते हैं, हो सकता है फायदा भी हो। नाना जी और कुमार थोड़ी ही दूर सीढ़ियों पे बैठ के उस आदमी का इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर में वो आदमी बाहर आता है। उसकी हालत काफी खराब दिख रही है। यह आदमी बहुत गरीब और भूखा प्यासा लग रहा है ना नाना जी। शायद मुसीबत में है। गरीब आदमी बाहर आके अपने जूते पहनने लगता है। तभी उसे जूतों के अंदर रखे हुए सिक्कों का एहसास होता है। वो सिक्के निकालता है। अरे ये क्या, 10 रुपए के 3 सिक्के? ये कहाँ से आए? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर वो दूसरे जूते में पैर डालता है और फिर उसे 10 रुपए के और 3 सिक्के मिलते हैं। आदमी खुशी से रोने लगता है, भगवान को धन्यवाद देता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने किसी भले आदमी को मेरी मदद करने की बुद्धि दे दी। अब मैं अपनी बीमार बेटी के लिए दवा खरीद सकता हूँ, उसे खाना खिला सकता हूँ। आदमी खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। नाना जी कुमार की ओर देखते हैं। कुमार की आंखें भर आई है। क्यों कुमार, अब बताओ, तुम अगर उस गरीब आदमी के जूते छुपाते तो तुम्हें ज्यादा खुशी मिलती कि अब उस गरीब आदमी की मदद करके तुम्हें ज्यादा आनंद मिला है? मैं समझ गया नाना जी, आप क्या कहना चाहते हैं। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा।
बेटा, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करो। तुम्हारा मजाक किसी को महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन तुम्हारी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। बाय विशाल, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, बाय रवि, बाय परेश। रवि चल यार निकलते हैं, मुझे मेरी मॉम के लिए गिफ्ट लेना है। क्यों? आंटी का बर्थडे तो मार्च में होता है ना? अरे कल मदर्स डे है ना। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तो अपनी माँ से नाराज है ना? रवि और परेश की बात उनके स्पोर्ट्स टीचर विक्रम ने सुनी है। वो दोनों के पास आते हैं। क्यों भाई, कौन किससे नाराज है? कहीं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? नो नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल रवि अपने कजिन के घर शिफ्ट हुआ है ना। ओह, एनीथिंग सीरियस? नो सर, बस ऐसे ही। माँ के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, बेवजह बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने मुझे। बस तब से आंटी से ना मिलने की कसम खाई है इसने सर। मैं तो समझा समझा के थक गया। परेश की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ जाता है। बाय द वे रवि, क्या आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांग सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं? विक्रम पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठा के लाते हैं और अपने टॉवेल से उसे रवि के पेट पे कस के बांध देते हैं। परेश और रवि आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सर, ये पत्थर आपने रवि के पेट पर क्यों बांधा है? कल बताता हूँ। रवि, आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन तुम इस पत्थर को अपने बॉडी से अलग नहीं करोगे। याद रहे, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है, समझो। विक्रम के जाने के बाद रवि और परेश अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि पूरी रात पत्थर को लिए घर में काम करने की कोशिश करता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत मुश्किल होती है। ये कैसी गुरु दक्षिणा मांगी सर ने? बहुत तकलीफ हो रही है। ना ठीक से खाना खा सकता हूँ, ना सो पाता हूँ। दूसरे दिन रवि और परेश ग्राउंड पर फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते हैं। रवि की हालत देख परेश परेशान हो जाता है। वो रवि को बैठने उठने में मदद करता है। रवि, वो देखो सर आ रहे हैं। बस अब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। होप सो यार, इस 3 किलो के पत्थर ने हालत खराब कर दी है मेरी। हेलो बॉयज, कैसे हो रवि? बिल्कुल ठीक नहीं सर। क्या अब मैं इस पत्थर को निकाल दूं? नहीं नहीं, अभी मेरी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं हुई है। एक काम करो, इस ग्राउंड के 3 राउंड लगाओ। रवि बड़ी कठिनाई से ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, लेकिन दूसरा राउंड शुरू होते ही चक्कर आके नीचे गिर जाता है। रवि, पानी पी लो। ठीक हो ना अब? यस सर। सर, ये सब आपने किस लिए किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, अपनी माँ को समझने में तुमने गलती की है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? रवि, तुम एक दिन के लिए ये 3 किलो पत्थर के साथ नहीं जी पाए, तो जरा सोचो, हमारी माएँ हमें 9 महीने तक अपने पेट में कैसे संभालती है, कितनी परेशानी से गुजरती है। आई एम सॉरी सर। आप सही कह रहे हैं सर, इसीलिए माँ को भगवान का रूप मानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने परेश। और इस प्रकार अपनी गलती का एहसास होकर रवि अपनी माँ से मिलने घर लौट जाता है।